बच्चों, आज हम करेंगे नमक। कहानी है रजिया सज्जाद जहीर की लिखी हुई। लेखिका है इसकी रजिया सज्जाद जहीर। और लेखिका ने इस कहानी में क्या वर्णन किया है, क्या बताया है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो भी त्रासदियां, जो भी दुष्परिणाम सामने आए, उन सारी बातों का विवेचन है, वर्णन है कि किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, डिवीजन हुआ, तो बहुत सारे लोग विस्थापित हुए, पुनर्वासित हुए। यानी कि बहुत सारे लोगों को भारत छोड़कर पाकिस्तान में बसना पड़ा और पाकिस्तान वाले लोगों को पाकिस्तान को छोड़कर भारत में बसना पड़ा। इतना होने के बावजूद भी लोगों के मन में अपने वतन के प्रति जो भावनाएं हैं वो आज भी कम नहीं हुई हैं। यानी कि आज भी जहां जिसका जन्म हुआ था, आज़ादी के विभाजन के इतने वर्षों के बाद भी वो अपना वतन उसी को मानते हैं जहां पे, जिस जन्म भूमि में उन्होंने जन्म लिया था। यानी कि भारतवासी अपने भारत को ही अपना वतन मानते हैं, भले ही वो पाकिस्तान में विस्थापित हो गए हों, पुनर्वासित हो गए हों। और पाकिस्तान में रहने वाले लोग आज भी भारत को ही अपना वतन मानते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं वो लेखिका ने, यानी कि रजिया सज्जाद जहीर ने, इसमें नारी पात्र है मुख्य सफिया, उसके माध्यम से स्पष्ट की हैं कि किस प्रकार से सीमाओं का जो बंधन है या राजनीतिक जो सरहदें हैं, वो देश प्रेम की जो भावना होती है, वतन के प्रति जो लगाव होता है, उनके अंदर आड़े नहीं आती। और लेखिका को भी ये पूरी उम्मीद है कि रफ्ता रफ्ता या धीरे धीरे जो ये राजनीतिक सरहदें हैं, सीमाएं हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगी। हम सब उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेखिका ने क्या बताया बच्चों, इसमें सफिया है जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय से भारत में रह रही हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं, भाई भतीजे हैं, वो सभी लाहौर में रहते हैं। तो बहुत सालों के बाद उसका आना जाना होता है वहाँ पे मुश्किल से। उनके पड़ोस में सिख परिवार रहता है और वहाँ पे कीर्तन है, तो सफिया कीर्तन में जाती है। कीर्तन में जब जाती है सफिया, तो वहाँ पे सिख बीवी हैं, यानी कि सिख परिवार की जो बुजुर्ग महिला हैं, तो वहाँ पे उनसे मुलाकात होती है। यानी कि पड़ोस में ही सिख बीवी से सफिया की मुलाकात होती है, मिलती है, कीर्तन में बैठे बैठे देखती हैं। तो सिख बीवी की जो शक्ल है, सूरत है, सब कुछ सफिया को अपनी माँ के जैसा लगता है। अचानक से सफिया को अपनी माँ की याद आ जाती है कि हूबहू जो सिख बीबी है मेरी माँ की तरह हैं। और धीरे धीरे जब उनकी जान पहचान होती है बैठे बैठे कीर्तन में, और घर की बहू से जब सिख बीवी पूछती है सफिया के बारे में, तो घर की बहू सिख बीवी को बताती है कि ये सफिया है और ये कल लाहौर जा रही है। तो लाहौर का नाम सुनते ही सिख बीवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पूरे लाहौर को याद करती है। यानी कि सब कुछ उसको याद आ जाता है और ये कहते कहते कि लाहौर तो उसका वतन है, तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो सफिया जब ये सब कुछ देखती है तो सिख बीवी से कहती है कि मैं कल लाहौर जा रही हूँ और अगर आप चाहो तो वहाँ से कोई भी सौगात, कोई भी भेंट स्वरूप, कुछ भी उपहार मुझसे मंगवा सकते हो। तो सिख बीवी बहुत ही उदास हो जाती है अपने वतन को याद करके और तो कुछ नहीं कहती। तो वो कहती है कि अगर बेटी ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लेकर आना, सेर भर लाहौरी नमक वहाँ से लेकर आना। तो ये सारी बातें हो जाती हैं। अगले दिन सफिया लाहौर के लिए निकल जाती हैं, लाहौर पहुंच जाती हैं और 15 दिन अपने भाइयों के बीच में, अपने भतीजे भतीजियों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने सगे संबंधियों के बीच में बहुत ही अच्छे से बीत जाते हैं। बहुत सारी खातिरदारियां होती हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तो 15 दिन कैसे निकल जाते हैं सफिया को पता ही नहीं चलता। तो भारत आने से पहले वाला जो दिन होता है, तो इतने सारा जो सामान है सफिया का, वो उसको पैक करना होता है। और इससे पहले वो अपने बड़े भाई जो एक पुलिस अधिकारी हैं पाकिस्तान में, तो उनसे बात करती है कि मुझे अपनी माँ के लिए सेर भर लाहौरी नमक लेके जाना है। तो भाई जैसे ही ये बात सुनता है, पुलिस अधिकारी है, तो बहुत ही नाराज होता है। कहते हैं बहन, यानी कि अदीब भी कहा है सफिया को, साहित्यकार। अदीब का मतलब होता है साहित्यकार।
कि नमक तो आप सबसे पहले तो माँ की बात उसको नहीं समझ में आती कि माँ तो बहुत पहले हमें छोड़कर चली गई थी, तो ये माँ कहाँ से आ गई। जबकि सफिया ने सिख बीवी को ही अपनी माँ की तरह माना और जो सौगात जो भेंट उसने वहाँ से मंगवाई तो उसको लेके जाने की जिद पर वो अड़ी हुई है कि मुझे तो अपनी माँ के लिए सेर भर लाहौरी जो नमक है वो लेके ही जाना है। तो सबसे पहले माँ की जो गलत फहमी थी वो दूर होती है कि ऐसे ऐसे सिख बीवी हैं, उनके लिए मुझे लेके जाना है। और उसके बाद सफिया का जो भाई है वो बताता है सफिया को कि पाकिस्तान से भारत में नमक लेके जाना गैर कानूनी है। जब रेलवे स्टेशन पर जांच होगी सामान की, यानी कि सामान की जब चेकिंग होगी तो वो नमक पकड़ा जाएगा और मुफ्त में सबकी बदनामी होगी। तो सफिया जब ये सारी बातें सुनती है तो बहुत ही भड़क जाती है, यानी कि गुस्सा भी आता है कि एक प्यार की छोटी सी सौगात है, भेंट है, इसको भी हम वहाँ पे नहीं लेके जा सकते। और बहस अपने भाई से करती है और ऊपर अपने कमरे में चली जाती है और अपने सामान की पैकिंग करती है। तो सारा जो सामान है सूटकेस और बिस्तर बंद में आ जाता है। सफिया के पास अब एक कीनुओं की टोकरी बची हुई है और एक वो बादामी पैकेट की पुड़िया में सेर भर यानी कि 1 किलो के आसपास लाहौरी जो नमक है वो। तो सफिया रात को तो जो नमक की पुड़िया है उसको कीनुओं की टोकरी के नीचे रख के अपना सो जाती है और रात को पूरा जो पाकिस्तान है उसको सपनों में नज़र आता है। वहाँ का वातावरण, वहाँ के लोग, इकबाल का मकबरा, ये सब कुछ उसको नज़र आता है बहुत अच्छे से। और अचानक उसकी जो नींद है वो भी खुल जाती है। उसका जो हाथ है वो कीनुओं की टोकरी पे लग जाता है, वो बहुत ठंडे होते हैं। और वो जो कीनुओं की टोकरी है वो कैसे मिली है, सफिया का एक दोस्त है उसने भारत और पाकिस्तान की एकता का मेवा इसको कहा है, फल कहा है। और सफिया भी याद करती है कि जब भारत से वो पाकिस्तान आ रही थी तो वहाँ से आने वाले जो लोग हैं वो केलों की टोकरियाँ लेके आ रहे थे और पाकिस्तान से जो भारत जाते हैं वो कीनुओं की टोकरी लेके जाते हैं। तो कीनुओं की जो टोकरी है, ये कीनू जो फल है माल्टे और संतरे को मिलाकर जो बना होता है, तो वो भारत और पाकिस्तान की एकता का मेवा कहा है लेखिका ने। तो अपना सामान सब अपना पैक करके सफिया सो जाती है। अगले दिन जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे चेकिंग जब हो रही होती है, आसपास बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। सफिया का भाई, उसके भतीजे भतीजी, सब भाभियाँ उसको छोड़ने के लिए, विदा करने के लिए नम आँखों से वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लेकिन सफिया को एक ही बात परेशान कर रही है कि मुझे पता है कि मेरे पास नमक की पुड़िया है, यानी कि नमक है मेरे पास, और जो भारत में लेके जाना गैर कानूनी है, तो किस प्रकार से मुझे वो लेके जाना है। तो वहाँ पे सामान वगैरह चेक जब होने लगता है तो सफिया कीनुओं की टोकरी के नीचे से नमक की जो पुड़िया है वो निकाल के अपने हैंड बैग में रख लेती है। तो बाकी सारा जो सामान है उसका वो चेक हो जाता है और वहाँ पे जो कस्टम अधिकारी मौजूद है रेलवे स्टेशन के ऊपर, उसके पास हिम्मत करके सफिया जाती है और उससे पूछती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो सफिया की भाषा से, लबो लहजे से, देखने से वो भी पहचान जाता है कि भारत की ही रहने वाली है, यहाँ अपनों से मिलने के लिए आई होंगी। तो आपस में बातचीत होती है कस्टम अधिकारी और सफिया के बीच में। और वो कस्टम अधिकारी विस्थापन के समय, भारत और पाकिस्तान के डिवीज़न या विभाजन के समय से ही पाकिस्तान में रह रहा है, लेकिन आज भी अपना वतन दिल्ली को मानता है। तो बातों से पता चला कस्टम अधिकारी ने नमक की जो पुड़िया है वो सफिया को पूरे मान सम्मान के साथ वापस दी और कहा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन सिख बीवी को भी मेरा सलाम कहिएगा, और आज भी मेरा वतन दिल्ली है और आपका लाहौर है। यानी कि लोगों के दिल में किसी प्रकार की नफरत, किसी प्रकार की ईर्ष्या या घृणा नहीं है। जो लोग जहां पैदा हुए थे, भले ही उनको पुनर्वासित होना पड़ा, लेकिन आज भी वो अपना वतन उसी जन्मभूमि को समझते हैं। तो पाकिस्तान में रहने वाला जो कस्टम अधिकारी है, आज भी यानी कि इतने वर्षों के बाद भी वो दिल्ली को ही अपना वतन समझता है। जैसे भारत में रहने वाली सिख बीवी आज भी लगभग 50-60 सालों के बाद भी लाहौर को ही अपना वतन समझती है। तो वहाँ से नमक की जो पुड़िया है सफिया के हैंडबैग में दोबारा से आ जाती है। तो वहाँ से जब ट्रेन चलती है, रेल चलती है,
तो अटारी स्टेशन आता है बीच में अमृतसर से पहले बच्चों। अटारी स्टेशन पे जो पाकिस्तानी फौज होती है या पुलिस होती है वो उतर जाती है और भारतीय जो फौज है वो चढ़ जाती है। और सफिया वहां भी देखती है कि दोनों के हाथों में जो बंदूकें हैं वो भरी हुई हैं। दोनों शक्ल सूरत लब्बो लहजा सब कुछ भाषा एक जैसी है, लेकिन फिर भी कंधों पर भरी हुई बंदूकें यानी कि नफरत वहां भी सफिया को नजर आती है, जो जिसके जो दुष्परिणाम हैं वो सबके लिए खतरनाक हैं। तो वहां से निकलने के बाद जब अमृतसर सफिया पहुंचती है तो वहां भी वही द्विधा है सफिया के मन में कि अब इस नमक की पुड़िया का क्या होगा। वहां भी जांच होगी सामान की, कस्टम अधिकारी वहां भी होंगे। तो वहां पे सामान जब अपने वेटिंग रूम के सामने ही उनका जांच हो रहा होता है तो बड़ी हिम्मत करके सफिया वहां के कस्टम अधिकारी के पास भी जाती है। तो कस्टम अधिकारी उसको अपने वेटिंग रूम में ले जाते हैं, अच्छे से चाय पानी पिलाते हैं, उसका पूरा मान सम्मान करते हैं। और वहां यानी कि अमृतसर में ड्यूटी पर तैनात जो कस्टम अधिकारी है वो ढाका को अपना वतन मानते हैं। बांग्लादेश को भी शामिल लेखिका ने इसमें किया है। और उन्होंने बताया कि बंटवारे के समय ही बांग्लादेश का जब विभाजन हुआ तो उसी बंटवारे के समय से ही हम यहाँ पे हैं, लेकिन आज भी हमारा जो वतन है वो ढाका है। और अपने बचपन की कुछ यादें, कोई डायरी अपने मित्रों की, ये सारी बातें लेखिका से वो करते हैं बड़े ही मान सम्मान के साथ। और ढाब के बारे में जिक्र करते हैं बच्चों। ढाब होता है कच्चा नारियल कि ढाब तो कलकत्ता में भी बहुत होता है, लेकिन हमारे यहाँ के ढाब का जो मज़ा है, मिठास है, वो अलग ही है। यानी कि अपने वतन ढाका की प्रशंसा वो करते हैं। तो लेखिका जो है सफिया के माध्यम से ये सारी चीज़ों का वर्णन जो कर रही है कि किसका वतन कहाँ पे है। सिख बीवी जो भारत में रह रही है लाहौर को अपना वतन मानती है। कस्टम अधिकारी जो पाकिस्तान में रहता है दिल्ली को अपना वतन मानता है। अमृतसर में जो कस्टम अधिकारी है सुनील दास गुप्त उसका नाम है, वो ढाका को अपना वतन मानते हैं। तो लेखिका ने इन सारे तथ्यों के माध्यम से, सारे वर्णन के माध्यम से बच्चों यही बताया है कि जो राजनीतिक सरहदें हैं, लेखिका का मन करता है, पूरी आशा पूरी उम्मीद उनको है कि रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे ये सब कुछ भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोगों के मन में किसी प्रकार की नफरत या किसी प्रकार की कोई गलत भावना नहीं है। वो मजबूरी में, विभाजन में, डिवीजन के समय विस्थापित हुए, पुनर्वासित हुए, लेकिन आज भी अपनी जन्मभूमि के प्रति पूरा लगाव वो रखते हैं। तो इसीलिए लेखिका ने कहा है कि मानचित्र पर लकीर भर खींच देने से जमीन और जनता बट नहीं जाती है, उनका बंटवारा नहीं किया जा सकता है। और हर कोई ये उम्मीद करता है कि समय के साथ, बदलाव के साथ जो भी ये सरहदें हैं, जो भी ये बेड़ियां हैं, बंधन हैं कि हम एक दूसरे के देशों में नहीं जा सकते, तो ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएं। तो इस प्रकार से नमक कहानी है बच्चों, ये रजिया सज्जाद जहीर की लिखी हुई है। भारत और पाकिस्तान के डिवीज़न या बंटवारे के जो दुष्परिणाम हैं उनके बारे में है। तो बहुत अच्छे से आपने इसको याद करना है। थैंक यू बच्चों।